गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से, डिवाइन लाइट परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप अच्छे मार्क्स के साथ बोर्ड एग्ज़ाम पास करें, यह हम सभी की शुभकामना है। हम सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, और आप अगर अच्छा मार्क्स ला करके पास करते हैं तो आगे का रास्ता आपके लिए सरल होगा। बोर्ड एग्ज़ाम चूँकि आपके लाइफ का ये पहला बड़ा एग्ज़ाम है, पहला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप विद्यालय से बाहर किसी सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ आप प्रेशर फील कर रहे होंगे, बहुत तरह की शंकाएं मन में होंगी, और उसी शंकाओं के निवारण के लिए और कुछ टिप्स के लिए मैं आज यहाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। सबसे पहली बात, जो एक फियर होता है एग्जामिनेशन का, और ख़ास करके बोर्ड एग्जामिनेशन का भय होता है, उसके रिगार्डिंग अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के भयभीत हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। इसलिए भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात तो तय है कि आपने जितना पढ़ा है आपका रिजल्ट वही होना है। अगर आप भयभीत होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन को कुछ ज़्यादा ही आप निगेटिवली लेते हैं, तो उससे नुकसान ही होना है, फ़ायदा तो कुछ होना है। तो जिस काम से फ़ायदा है नहीं वो काम हम करें क्यों। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम को पॉजिटिवली लीजिए, और आप अपने स्कूल में जिस तरह से एग्ज़ाम देते आए हैं, आप इस मामले में फॉर्चुनेट हैं कि आपके स्कूल में फेयर एग्ज़ाम हुआ है, और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो काफ़ी आपने टाइट एग्ज़ाम फेस किया है। अब तक विद्यालय में जो एग्ज़ाम्स होते रहे वो काफ़ी टाइट एग्ज़ाम रहा है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जब बच्चे सेंटर पर जाते हैं तो उन्हें लगता है इससे तो ज़्यादा टफ कंडीशन एग्ज़ामिनेशन के दरमियान हमारे विद्यालय में हुआ करता था। इसलिए किसी भी प्रकार के भय को पहले अपने मन से निकाल दीजिए, आप रिलैक्स्ड हो जाएं। रिलैक्स्ड रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। कॉन्फिडेंस इस बात का कि अक्सर बच्चे के मन में यह एग्ज़ामिनेशन को लेकर के भय होता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, हार्ड आ जाएगा या क्या होगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन अगर हार्ड होता है तो सबके लिए हार्ड होगा। लगभग 40 लाख छात्र दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एग्ज़ाम, और कल सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चन अगर हार्ड होता है तो सबके लिए होता है। कुछ दिनों पहले शायद पिछले ही साल बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश में एक ऐसा पैसेज दे दिया था जिसका लेवल कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था, और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, और उस कंपनसेशन बच्चों को मिला था। उसके बदले कुछ मार्क्स बच्चों को दिए गए थे बोर्ड की ओर से। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ही नहीं है। क्वेश्चन इजी हो हार्ड हो आपके सिलेबस से ही होगा, और अगर हार्ड है, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का है, तो सबके लिए है। मार्क्स कम आएंगे तो सबको आएंगे, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। और आपने तो थॉरो पढ़ाई की है, आपकी तो हर चीज़ की पढ़ाई हुई है, आपका रिवीजन हुआ, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। कभी कभी हम लोग बच्चों को समझाते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह में आप जाते हैं जहाँ की अलग अलग सेंटर्स से बच्चे आते हैं, तो आप दिमाग में ये मान कर चलिए कि वहाँ जो उस और भी जगहों से बच्चे आए हुए हैं, आपके अपने विद्यालय से भी बच्चे आए हुए हैं, और 150 बच्चे जो उस जगह हैं आपके हॉल में, उसमें से सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट आप हैं। आप अपने आप को ये बात समझाइए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा मेहनत आप करके आए हैं, और सबसे ज़्यादा जीनियस आप हैं, इसलिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम आपका जाएगा। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। लिखते वक्त आप कॉन्फिडेंटली लिखेंगे, सही आंसर आपके मन में आएगा। कुछ दिनचर्या से संबंधित बातें हैं। कई सारे बच्चे तनाव में काफ़ी लेट तक पढ़ाई करते हैं, एग्जामिनेशन के दिन भी सुबह उठ करके पढ़ाई करते हैं, यहाँ तक कि वो बसों पर बैठ करके भी पढ़ते हुए ही सेंटर तक पहुँचते हैं। ये सारी बुरी आदतें हैं। इन सारी चीज़ों को से बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता है बच्चों को।
सीधी सी बात है, आज कल अगर एग्ज़ाम है तो आज आपको बहुत ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ना है। शाम 7-8 बजे तक अपनी पढ़ाई को ख़त्म कीजिए, जो भी आपने प्लानिंग की है रिवीज़न को लेकर के, और उसके बाद आप आराम कीजिए, टीवी देखिए, फिल्म देखिए, गाना सुनिए, जो आपका फेवरेट एंटरटेनमेंट का जरिया है, आप वो कीजिए। आप जल्दी सोइए, जल्दी जगिए, सुबह एक्सरसाइज कर लीजिए, घूमने निकल जाइए, दोस्तों के साथ मिलिए। ये सारा कुछ स्ट्रेस को कम करने का तरीका होता है, और जितना आप स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं, आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के पहले 2 चीज़ आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। पहला आपका एडमिट कार्ड, और दूसरा 2 पेन। और पेन आपकी जो हो वो नई पेन ना हो, पहले से लिखी हुई पेन हो। नई पेन अच्छी चलती नहीं है, उसमें स्पीड कम हम पकड़ पाते हैं, और वो खूब अच्छा विजिबल भी नहीं होता है। उसे विजिबल होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम वैसे पेन को एग्जामिनेशन में यूज़ नहीं करते हैं। हम लिखा हुआ पेन ले जाते हैं पहले से इसको एग्जामिनेशन में। जिस पेन से आपने सब दिन लिखा है, आप वो पेन ले जाइए। आप 2 रुपये की कलम से अगर अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखते आए हैं तो आप वही कलम ले जाइए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन है तो हमने एक स्पेशल पेन इसके लिए ख़रीदी है और उससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर पर स्टूडेंट को पहले पहुंचना चाहिए। आपके एंट्री का लास्ट टाइम 10 है, तो आप एक टारगेट लेकर चलें कि 9:30 बजे तक हम एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। पहले पहुंचने से स्टूडेंट्स को एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से वह स्वयं को रिलैक्स्ड और वो अपने आप को फॉरवर्ड समझता है। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट से पहुंचते हैं, हाँफते हुए पहुंचते हैं, तो आप उस वक्त आपकी जो एक मनोस्थिति होती है वह तनाव की मनोस्थिति होती है। आप अपने वो दबाव में आप आ जाते हैं, और जिसका असर कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पर पड़ता है। इसलिए हम एग्जामिनेशन सेंटर पर समय पर पहुँचे, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होती है एग्जामिनेशन सेंटर पर, इसलिए आपको 10 बजे के बाद के विषय में तो सोचना ही नहीं है। 10 बजे आपको आंसर बुक मिल जाता है। 10 बजे आपको अपने हॉल में आंसर बुक मिल जाएगा, और 10 से 10:15 के बीच में OMR सीट फिल करनी होती है। जहाँ तक हमें पता है, अपने विद्यालय के सारे बच्चों को OMR सीट की प्रैक्टिस करवा दी गई है, और किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। आपके पास 10 से 15 मिनट का वक्त होता है OMR को फिल करने का, इसलिए हमें नहीं लगता है एक पेज के OMR को फिल करने में अगर 10 मिनट दिया जा रहा है बच्चों को, तो इसमें किसी प्रकार की गलती या हड़बड़ी की कोई गुंजाइश है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आपके रूम में 2 इन्विजिलेटर्स होंगे, आप आराम से उनसे पूछ करके, यहाँ तक कि हम लोग भी अपने इन्विजिलेटर्स को बताते हैं कि आप घूमते रहें, और एक टीचर 12 बच्चे का और दूसरे टीचर 12 बच्चे का OMR सही ढंग से फिल करवाएं, ये आपकी जवाबदेही है, और इसके लिए आपको 10 से 12 मिनट का वक्त मिलता है। 10:15 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन उसे लिखना नहीं है। 10:30 बजे आपके आंसर बुक की सील खुलेगी, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। 10:15 से 10:30 का वक्त आपको दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। आपका एग्ज़ाम कैसा जाता है इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने उस 15 मिनट के लिए क्या प्लानिंग की है, उस 15 मिनट में आप क्या करेंगे। सपोज़ कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि उस 15 मिनट को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये। अब सपोज़ इंग्लिश की बात अगर करें तो उसमें 2 बड़े बड़े पैसेज होते हैं, और उस पैसेज को पढ़ने, समझने, और फिर उसके क्वेश्चंस को करने, फिर उस पर रिपीट करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, और स्टूडेंट प्रेशर में आ जाते हैं। कभी कभी तो पैसेज में इतना वक्त लग जाता है कि बाकी के क्वेश्चंस के लिए उन्हें कम वक्त मिलता है, और वो हड़बड़ी में सब कुछ लिखते चले जाते हैं, और ज़्यादा हड़बड़ी के चक्कर में उनका ग्रामर ख़राब होता है, या लिटरेचर में सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। आपकी अपनी प्लानिंग हो सकती है, नहीं भी आपने की होगी तो आप कर लें। मेरा अपना मानना है कि आप उस 15 मिनट में अगर एक पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अब एक पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का और टाइम मैनेजमेंट के साथ, ये आपको टीचर ने ज़रूर बताया होगा क्लास में रिवीजन के वक्त। किसी भी पैसेज को जब हम
सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि बगैर क्वेश्चन पढ़े हुए उस पैसेज को हम पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि पहली बार जब आप उस पैसेज को पढ़ते हैं तो 50% ही बातें समझ में आती है, लेकिन जैसे ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसे भी पढ़ लेते हैं तो 60-70% अब समझ में आने लगता है वो पैसेज कि अच्छा ये था। अब आपका काम है दोबारा उस पैसेज को पढ़ना। अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, अभी कोई आंसर नहीं लिखना है। अब दोबारा उस पैसेज को आप पढ़ें, और जब दोबारा पैसेज को आप पढ़ लेते हैं तो अब आपको वो पैसेज करीब करीब 90% समझ में आने लगा है। और अब जब आप सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चंस को तो चांस है कि वो 100% सही बनेगा। यानी कि स्टेप ये है कि पहले टू रीड द पैसेज, देन टू रीड द क्वेश्चंस, एंड देन अगेन टू रीड द पैसेज। इतना काम करने के बाद ही अब आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर आप इस 15 मिनट में, पेन आपकी भले ना चले लेकिन मन ही मन में इन सारे स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, या इन तीनों स्टेप को नहीं, कम से कम 2 स्टेप को भी पूरा कर लेते हैं उस 15 मिनट में, तो ये आपके लिए बोनस होगा। और इधर से जो आपने टाइम बचाया फिर वो आगे आप अच्छी हैंडराइटिंग में आंसर्स को लिख सकते हैं और आपके पास कोई हड़बड़ी नहीं होगी, आपके पास काफ़ी टाइम होगा। ठीक उसी तरह से मैथ, साइंस या सोशल की बात अगर की जाए तो उन सब्जेक्ट्स में MCQs होते हैं, या शुरू के जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को ही केवल अगर हम 15 मिनट में पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें मन ही मन में, तो मेरे हिसाब से ये एक बोनस आपके लिए हो सकता है। सारे क्वेश्चंस को एक बार, ऐसे तो कहा जाता है सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए उस 15 मिनट में, लेकिन मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस को पढ़ने से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि अगर हम उस 15 मिनट में कोई एक पार्ट निपटा लें, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट ज़्यादा, एक्चुअली ये जो शुरुआत का 15 मिनट का वक्त होता है ना, तो वो 15 मिनट बोनस है, और उस बोनस का वो फ्री हिट है हमारे लिए। उस बोनस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो उस वक्त जब आप क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। 10:30 के बाद जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज़्यादा टाइम खा रहा है, ये ज़्यादा टाइम मेरा ले रहा है, ये एग्ज़ाम को गड़बड़ाएगा। तो वहाँ पर चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती जब हम प्रेशर में आ जाते हैं। और ये 15 मिनट जो होता है ये बिना प्रेशर वाला होता है टाइम, इसलिए इस समय का एक उपयोग हम लोग पढ़ने में करें और किसी एक पार्ट को निपटाने में करें। एग्जामिनेशन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है। डिसिप्लिन अगर आपके क्लासरूम में है तो इन्विजिलेटर्स पॉजिटिवली आपके साथ पेश आएंगे, लेकिन आपके रूम में कोई भी 1-2 बच्चा कुछ भी ऐसी हरकत कर दिया है तो उसका कहीं ना कहीं असर आपके जो है इन्विजिलेटर के बिहेवियर पर पड़ता है, क्योंकि वो भी एक इंसान होते हैं। इसलिए इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि आपके रूम में शांति बनी रहे। आप अपने साथियों को भी समझाएं कि एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि कुछ न कुछ रिएक्शन हो जाए और शांति भंग हो तो किसी न किसी रूप में एग्जामिनेशन पर असर पड़ता है बच्चे के। ये सारी बातें हैं। और आफ्टर ऑल एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कई सारे आप देखते होंगे क्रिकेटर्स वगैरह जो है क्रिकेट मैच के पहले, खास करके जब कुछ तनाव वाला मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी इस टाइप का, तो वो उसके पहले फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, या कभी कभी तो आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि भाई देखिए दिन में मैच था और उसके ठीक पहले ये रात में लोग क्लब चले गए मौज मस्ती करें। एक्चुअली वो मौज मस्ती करने नहीं जाते हैं, ये सारा कुछ तरीका होता है स्ट्रेस को कम करने का और कॉन्फिडेंस गेन करने का। और अगर आपने मेहनत की है, अच्छी ढंग से पढ़ाई की है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। और कॉन्फिडेंस लाने का कई तरीका होता है जिस पर कि हम लोग क्लासरूम वगैरह में भी चर्चा करते रहते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम यह जानें कि चलो हम अगर 95% मार्क्स नहीं ला सकते हैं, हम 90% लाएंगे, फिर भी हमारा कुछ उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हम 98 नहीं लाएं, 95 ही लाएं, इससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, एक होता है ना कि पॉजिटिव नेग्लिजेंसी, एक होता है नेग्लिजेंसी, निगेटिव नेग्लिजेंसी, किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया हमने, उसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक होता है पॉजिटिव नेग्लिजेंसी,
हम जान रहे हैं ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली जानबूझ करके नहीं ले रहे हैं। ये पॉजिटिव नेग्लिजेंसी है। आप पॉजिटिव नेग्लिजेंसी के साथ चलें तो आपका एग्ज़ाम ज़्यादा बढ़िया जाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स्ड फील करेंगे और आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, अपने साथियों के साथ जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं एग्जामिनेशन हॉल तक सही ढंग से पहुंचने का और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहने का। कुल मिला करके ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्व की हैं। आप यूनिफॉर्म में जाएंगे, वाइट यूनिफॉर्म आपका प्रिस्क्राइब्ड है, आई कार्ड आपके पास हो ताकि वहाँ किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो और आपका कोई ऐसा ना हो कि आपका कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाए। आपके अंदर कोई कमी है, आप आई कार्ड के साथ नहीं गए हैं, आप यूनिफॉर्म में नहीं गए हैं, आपको रोक दिया गया, 5 मिनट खड़ा कर दिया गया, इन सारी चीज़ों का असर एग्ज़ाम पर पड़ता है। इसलिए हम किसी प्रकार की कोई कमी न छोड़ें और एग्जामिनेशन के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एग्ज़ाम होता है तो आप बार बार आप जब खेल भी रहे होते हैं, किसी से बातचीत भी कर रहे होते हैं, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बार बार एग्ज़ाम आ जाता है। इन चीज़ों को दूर करना है। एग्ज़ाम बार बार हमारे मन में ना, ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं, नींद में भी एग्ज़ाम ही हो आ रहा है। इन चीज़ों से बचना है और इसी को बचने के लिए मैंने कहा कि आप 7-8 बजे शाम तक पढ़ाई को ख़त्म कीजिए, टीवी देखिए, आप फिल्म देखिए, जो भी आपका, या क्रिकेट से इंटरेस्टेड बच्चे हैं पुराने मैचेस को देखिए, उसके कुछ हाइलाइट्स देखिए जो आपका इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के फियर को कम करे, उसे भुला दे और हम लोग सकारात्मकता के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचें। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और आपका पहला दिन का एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। और फिर से एक बार आप सभी को अपने लाइफ के पहले बोर्ड एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।